न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हैदराबाद ऑटो किराए के विवाद में सुनार पर चलाई गोली, 24 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद में ऑटो रिक्शा किराए को लेकर हुए विवाद में खौफनाक रूप ले लिया। पश्चिम बंगाल में 36 वर्षीय सुनार निर्माण स्थल से लौटते समय ऑटो ड्राइवर ने 500 रुपए देने को कह रहे थे, जबकि ड्राइवर ने 800 रुपए मांगे। किराए को लेकर बहस बढ़ी और ऑटो में बैठे दो अन्य यात्रियों ने सुनार को उसके रिश्तेदार को गाली गलौज करने के बाद मारपीट की। इसके बाद उसमें से एक ने हथियार निकालकर सुनार के पेट में गोली मार दी, जबकि दूसरा आरोपी मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। घायल सुनार ने डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां सर्जरी कर पेट में गोली निकाल ली गई। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। शमशाबाद पुलिस ने घटना में 24 घंटे के भीतर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया और छीना गया मोबाइल भी वापस कर दिया है। पुलिस के अनुसार मामला ऑटो किराए पर बढ़ते विवाद का था और जांच जारी है। अगली खबर, मुंबई आइडियल कॉलेज में नमाज विवाद, वीएचपी बजरंग दल ने जताई आपत्ति, प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन। कल्याण के आइडियल कॉलेज में कुछ छात्रों द्वारा कैंपस में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत किया। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और कार्यकर्ताओं से मामले की शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का आश्वासन दिया। वीडियो में दिखाया गया कि कुछ छात्र फार्मेसी विभाग की खाली कक्षा में कुछ मिनटों के लिए नमाज पढ़ रहे थे। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि छात्रों का इरादा किसी विवाद का नियम उल्लंघन का नहीं था। प्रशासन ने संबंधित छात्रों को बुलाकर चर्चा की और उन्हें माफी मांगने को कहा। छात्रों ने स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना या धार्मिक माहौल बिगाड़ना नहीं था। कॉलेज ने भविष्य में ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन को रोकने और अनुशासन बनाए रखने का आश्वासन दिया। पुलिस ने परिसर में थोड़ी निगरानी रखने के बाद लौट गई। फिलहाल कॉलेज परिसर शांत है और मामला कॉलेज स्तर पर सुलझाया जा रहा है। अगली खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आरएसएस की तारीफ की। कहा, भारत 6000 साल की सभ्यता से दुनिया को मार्गदर्शन दे सकता है। पद से इस्तीफा देने के बाद 4 महीने बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए और आरएसएस की वैचारिक धारा की खुले तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत 6000 वर्षों की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शन कर सकता है। धनखड़ ने यह भाषण आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन समारोह में दिया। उन्होंने आरएसएस को लेकर फैली गलतफहमियों को खारिज करते हुए कहा कि यह संगठन भारत को सशक्त बनाने वाली ताकत है। उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और संस्थागत अखंडता की अहमियत पर बल दिया और 5 आरएसएस पहलों, सामाजिक समरसता, परिवार विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर और नागरिक कर्तव्य को रेखांकित किया। धनखड़ ने नागरिकों संशोधन कानून का समर्थन करते हुए कि कानून केवल उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है और किसी मौजूदा नागरिक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने अपने भाषण में व्यक्तिगत समर्पण और देशभक्ति का संदेश दिया और कहा कि जनता के हाथों में भी भारत का भविष्य सुरक्षित है। धनखड़ ने नैरेटिव के चक्रव्यूह की चुनौती का भी उल्लेख किया और चेताया कि लोग नैतिकता से दूर हो रहे हैं। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि अगर कोई नैरेटिव के चक्रव्यूह में फंस जाए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। कार्यक्रम के अन्य आरएसएस प्रमुख भी मौजूद थे, लेकिन धनखड़ मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना चले गए। उनका यह सार्वजनिक मंच पर आना राजनीतिक तौर पर यह संकेत माना जा रहा है कि अब भी सत्ता पक्ष की विचारधारा से जुड़े हैं। 24 जो समझ नहीं रहे हैं
जो समझना नहीं चाहते हैं, हर हालत में धूमिल करना चाहते हैं, उनको सही मंतव्य मेरा पता नहीं लगेगा जब तक मैं उनकी खास भाषा में बात न करूं। मुझे स्वीकृति मिल गई है। दिस eye-opening book, हम और ये विश्व है, dismantles long propagated, continually propagated in a structured manner myths portraying ourselves as ultra-right, anti-minority, and they go to the extent of linking it even to the assassination of Gandhi. The untenability of all this is now fully exposed. पर वो अपनी दूरी पर भी कायम है। हम और ये विश्व है, presents a vision rooted in Hindu identity, inclusion, and civilizational diversity that blossoms unity. This book reflects our cherished goals. Vasudev Kutumbakam, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ऐसा हो भी क्यों नहीं? इस बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर वैद्य, मनमोहन वैद्य, himself stands as a luminous example how one generation can profoundly shape the next. A selfless swayamsevak, an intellectual of great depth, a man of impeccable character and credentials, he represents the finest fusion of inherited values and personal excellence. He is the illustrious son of an illustrious father. I am sure many in this distinguished gathering have known and admired Sri Madhav Govind Vaidya, a highly revered, respected ideologue, an insightful editor, an influential thinker whose writings and public interventions shaped important national conversations over several decades. मेरा बड़ा मन था उनके दर्शन करने का, बस विधि की यही क्रूरता रही कि वो कर नहीं पाया। और उनकी चर्चा मैंने 2 बार डॉक्टर मनमोहन जी से भी की। इसीलिए मैं कहता हूं कि लेखक कौन है? बिकॉज दिमाग से आई हुई बात का अर्थ है, दिल से आई हुई बात का और भी ज्यादा अर्थ है, पर आत्मा से आई हुई बात का असर कुछ और ही ज्यादा है। ये पुस्तक क्या बताती है? It exposes, lucidly explains the concepts of Rashtradharma, Nyay, affirming that a renewed Bharat grounded in these principles and presently on the rise as never before in recent past is indispensable for global peace and harmony. The book is inspirational. The book is motivational because it reveals true Hindu spirit, spiritually rooted, compassionate, inclusive, and committed to harmonious diversity and service to society, humanity, and our motherland, Bharat Mata.
The book reveals that in Bharat there is a deep philosophical alignment between Sanatana outlook and universal values of harmony, respect, and spiritual inclusiveness. It affirms that individuals, the importance of individual, the individuals uplift families, families uplift society, society strengthens the Rashtra, and the Rashtra elevates the world. ये हमारा सोच रहा है, ये इस पुस्तक में झलकता है. Anchored in dharma and nyaya, it envisions justice, dignity, and human development as foundations of global harmony. These are the real issues that are foundation for stability in the world. सबसे सुखद संयोग है हम और ये विश्व है. The book has arrived at the most opportune time. The centenary celebrations of RSS, the most stabilizing force in Bharat, home to 1/6 of humanity and for global welfare. Distinguished audience, amid unprecedented global churning in security, we find security getting threatened. Expansion becoming a state policy of some countries. Economic challenges and menacing climate change alongside, and you know it more than I do, demographic anxieties, demographic variations with a purpose, demographic variation linked to grabbing of power, information warfare. Tiwari ji had talked about narratives. भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए. इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है. मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं. इसी के साथ चैलेंज देखिए. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऑन सोर्स, changing day by day in gravity. Artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning. And then there is civilizational contestation. It urges India to draw on its deepest inheritance. ये पुस्तक है मैं कह रहा हूं. इन चैलेंजेस के बीच में ये पुस्तक हमें एक सीख देती है. Faced with these grim challenges, creating a very difficult environment, there is reprieve, there is light, beacon of hope, North Star, or let's say lighthouse, and that is we must fall back on our deepest inheritance. राष्ट्र as cultural entity, लोगों को राष्ट्र का कंसेप्ट बहुत सीमित कर दिया. ये पुस्तक आपके सोच को बहुत एलिवेट कर देगी. राष्ट्र as cultural unity, धर्म as moral order, न्याय as just governance, and human dignity as national bedrock, empowering a confident and rooted India to shape not our outcomes, but global outcomes. The book persuades us to realize that Bharat, shaped by over 6,000 years of sustained civilizational wisdom, has the unique capacity to guide the world that presently, friends, is in turbulence. It reminds us that a nation rooted in spiritual depth, cultural continuity, and compassion can offer humanity a dharma
and Nyaya based on order, one that advances harmony, justice, and collective upliftment in an age of global conflict and uncertainty. Dr. Manmohan Vaid persuasively points out with great persuasion, with great humility, but with micro details, that the Bharatiya idea of nationhood is more integrative, organic, and continuous because it is firmed up, based, rooted in spirituality. With clarity and scholarly conviction, he explains in one of his articles why the spiritual view of life is known as the Hindu view across the world, and those who live in Bharat, irrespective of their caste, region, religion or language, subscribe naturally to this view of life. Friends, the book echoes the spirit of Swami Vivekananda, who reminded the world from Chicago on September 11, 1893, while addressing the Parliament of Religions. I quote, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true." Unquote. The release of this book, therefore, in this year particularly carries deep significance, marking a moment that will shape India's future trajectory and strengthen global harmony, stability and peace. ये पुस्तक हमें मैसेज क्या देती है? I'll come to this. हम और ये विश्व rightly envisions a strong, capable and just India, renewed in dignity, confidence and spiritual values, whose cultural endurance and civilizational wisdom can help sustain a stable and just world order. We all need to be cognizant that this great sustained civilization journey of Bharat has given rise to timeless wisdom embodied in Vedas and in epic scriptures, Ramayana, Mahabharata, Gita. Get to the essence of these and you will find an enlightenment of very different nature. Across the centuries, our saints, our sages, our poets, our philosophers and writers of unrest further this legacy, continually strengthened the moral, intellectual and spiritual fabric of our society. आज ऐसा जमाना आ गया, morality, intellect and spirituality से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं. पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया, समय सीमा है. कितना टाइम है? 7:30. मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता. And friends, my recent past is proof of it. Time for us all to reflect. और इस चिंतन और चिंतन का विषय है. कितने आक्रमण हुए, दो तो गंभीर, इस्लामिक एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. हम क्यों टिके रहे?
क्यों जमे रहे? हमारे 700 सिविलाइजेशंस थी, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहां से ली गई? हम आज भी हैं। अब इस स्पिरिचुअलिटी का आधार क्या है? इसकी रूट्स कहां है? जमीनी हकीकत क्या है? दिस स्पिरिचुअली एंकर्ड सिस्टम, Sanatan, eternal yet ever renewing, reflects the unique capability of a civilization to reinvent self while preserving its fundamental essence. डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के लेख में हेराक्लिटस का रेफरेंस दिया है। हेराक्लिटस was a philosopher in pre-Socrates era. But one of his most often quoted reflection is, the only constant in life is change. हमारी civilization की तो strength रही है, but our change has never compromised with spirituality, with morality, with righteousness. अगली खबर, हिमाचल 45 साल बाद सिर की चोट से लौटी याददाश्त, लापता युवक परिवार से मिला और बहाई खुशी के आंसू। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 16 वर्षीय युवक रिकी, जो 1980 में सड़क दुर्घटना से सिर पर चोट लगने के बाद लापता हो गए थे, 45 वर्ष बाद अपने परिवार से मिलने में सफल रहे। हाल ही में उनकी दूसरी चोट लगी, जिससे उनकी पुरानी याददाश्त लौट आई। रिकी अब रवि चौधरी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं और महाराष्ट्र में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। याददाश्त लौटने के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव नाड़ी का पता गूगल और स्थानीय लोगों की मदद से लगाया। परिवार के ग्रामीणों ने रिकी का फूलों और संगीत के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। 4 दशक बाद अपने भाई बहनों से मिलने पर सभी भावुक हो गए और आंसू बहा दिए। रिकी की पहली चोट अंबाला यात्रा के दौरान लगी थी, जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई और नांदेड़ में जीवन व्यतीत किया। रिकी ने पुरानी यादों को पहचानने के बाद अपने गांव का पता लगाया और रिश्तेदारों के सहयोग से अपने परिवार से संपर्क साधा। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य शर्मा ने कहा कि ऐसे मामले दुर्लभ है और इतना सटीक कारण मस्तिष्क की चिकित्सा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। रिकी की वापसी से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और यह घटना लोगों के लिए प्रेरणास्पद साबित हो रही है। अगली खबर, कटक में बेटे ने पिता और सौतेली मां की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार। ओडिशा के कटक जिले में एक बेटे ने अपने पिता और सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात पुराने जेल कॉलोनी के दरगाह बाजार थाना क्षेत्र में हुई। मृतकों की पहचान दीपक कुमार दास और उनकी दूसरी पत्नी रीट रानिया दास के रूप में हुई है। आरोपी आलोक कुमार दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद और संपत्ति तनाव के कारण हुई। शुक्रवार रात करीब 9 बजे आलोक का पिता और सौतेली मां ने विवाद शुरू हुआ, जो हिंसा में बदल गया। आलोक ने पहले सौतेली मां पर तेज धारदार हथियार से हमला किया और उसकी मौके पर ही मार डाला। इसके बाद पिता पर हमला कर उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन कर, आज मैंने सारे चैप्टर खत्म कर दिए, जिससे परिजन और पुलिस सकेत में आ गए। मौके पर पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची। घर की तलाशी ली गई और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। फॉरेंसिक जांच जारी है। एसीपी जोन 2 गिरिजा शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि शुरुआती जांच में साफ है कि बेटा ही मुख्य आरोपी है। पुलिस संपत्ति विवाद और हत्या की योजना की पूरी जांच कर रही है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है और स्थानीय लोग हादसे की भयावहता से स्तब्ध है। अगली खबर, मिचेल स्टार्क ने अपनी ही गेंद पर पकड़ा हैरतअंगेज कैच, पर्थ टेस्ट में दिखाया जादू। पर्थ स्टेडियम के एशेज 2025-26 के पहले मुकाबले में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने
अपनी ही बॉलिंग पर ऐसा कैच पकड़ा कि सभी हैरान हो गए। स्टॉक ने दूसरी पारी में पहले ही ओवर में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली को आउट किया। क्रॉली ने ऑफ स्टेप के बाहर फेंकी गई गेंद पर शॉट लगाया, लेकिन स्टार्क ने बाईं तरफ डाइव लगाकर एक हाथ में कैच लपक लिया। क्रॉली और मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी इस शानदार कैच को देखकर दांतों तले उंगली दबा बैठे। यह कैच ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के अब तक सबसे खतरनाक बाएं हाथ से तेज गेंदबाजों में एक माने जाते हैं। उन्होंने अब तक 69 बार बल्लेबाज को डक कर आउट किया है। इस कारनामे के साथ उन्होंने श्रीलंका में चमिंडा वॉस को पीछे छोड़ दिया था। टेस्ट में इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम है, जिन्होंने 69 बार बल्लेबाज को डक पर आउट किया। स्टार्क की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैच के पहले दिन कुल 19 विकेट गिरे हैं और दूसरे दिन की शुरुआत में स्टार्क ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ी बढ़त दिलाई। इस मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें क्रिकेट प्रेमी उनके खेल को जमकर तारीफ कर रहे हैं। अगली खबर, नाइजीरिया स्कूल में आतंकी हमला, 200 से अधिक छात्रों और 12 शिक्षक बंधक। दक्षिण अफ्रीका देश नाइजीरिया में बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी प्रांत में स्थित सेंट मैरी स्कूल पर बंदूकधारियों ने शुक्रवार सुबह हमला किया। हमलावरों ने स्कूल में 215 विद्यार्थियों और 12 शिक्षकों को बंधक बना लिया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब कुछ दिन पहले ही पड़ोसी राज्य ने बंदूकधारियों में 25 छात्राओं को अगवा किया था। अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट मैरी स्कूल 12 से 17 साल के बच्चों की शिक्षा प्रदान करती है और इसके परिसर में 50 से अधिक कक्षाएं और छात्रावास है। अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही नाइजर राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इलाके में सघन तलाशी और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय निवासी दाऊदा चेकुला ने बताया कि उनके 4 पोते पोतियां भी इस हमले में बंधक बने हैं। बचकर भागे बच्चों ने बताया कि हमलावर कभी भी अन्य छात्रों को अपने कब्जे में ले गए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि अपहरण खुफिया चेतावनी के बावजूद हुआ। सचिव अबूबकर उस्मान ने बताया कि स्कूल के सरकार की अनुमति के बिना अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की थी, जिससे छात्र और कर्मचारी खतरे में पड़े। सरकारी अधिकारियों ने छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में डर और चिंता बढ़ा दी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां अब तक बंधकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगी है। अगली खबर, उज्जैन में ओमकारेश्वर के लिए शुरू हुए डायरेक्ट फ्लाइट शुल्क 6,500 रुपए। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत उज्जैन के ओमकारेश्वर के लिए कर दी गई है। अब श्रद्धालु 6,500 रुपए शुल्क देकर डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ओमकारेश्वर पहुंच सकेंगे। इस सेवा के तहत श्रद्धालु उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के बाद सीधे ओमकारेश्वर जा सकते हैं। इससे दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही दिन में संभव हो जाएंगे। ओमकारेश्वर हेलीपैड के आज पहला जत्था रवाना हुआ। निजी विमान सेवा कंपनी इस सेवा का संचालन कर रही है। श्रद्धालुओं ने इस पहल को धार्मिक पर्यटन और यात्रा के समय बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। बुजुर्ग और यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी है। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह सेवा शुरू की है। अब श्रद्धालु आसानी से हेलीकॉप्टर से सवार होकर ओमकारेश्वर और उज्जैन के बीच यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर, रीवा में 11वीं छात्रा की संदिग्ध मौत, नोट में शिक्षक का जिक्र, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सेमरिया थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा का शव 4 दिन पहले घर के बाथरूम में फांसी से फंदे पर मिला। घटना संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल और एक नोट लिखी
हुई कॉपी बरामद की है, जिसमें छात्रा ने स्कूल में एक शिक्षक का जिक्र किया है। नोट्स में टीचर द्वारा हाथ पकड़ने और पेन दबाने जैसी बातें लिखी है। छात्रा के पिता का कहना है कि कॉल डिटेल और स्कूल के जुड़े पहलुओं की जांच से मौत का सच सामने आ सकता है। परिवार का मानना है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। छात्रा की बड़ी बहन ने बताया कि बेटी पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में थी और किसी मैसेज या कॉल के कारण परेशान थी। सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस ने कहा कि नोट्स 2.5 साल पुराने हैं और घटना की सही वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अगली खबर NH11 पर भयानक हादसा, बस में टक्कर के बाद CNG कार में ब्लास्ट, ज्वेलरी व्यवसायी की जलकर मौत। चूरू जिले में रतनगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे 11 पर शुक्रवार को एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। सवारियों से भरी बस और कार की भिड़ंत के बाद कार में रखा CNG सिलेंडर फट गया और आग लग गई। हादसे में कार सवार 22 वर्षीय ज्वेलरी व्यवसायी ओम प्रकाश सोनी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वह सीकर जिले के फतेहपुर जा रहे थे। थानाधिकारी गौरव खीड़िया ने बताया कि टीडियासर टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले जयपुर में चूरू जा रही बस ने उसे कार से भिड़ंत हुई। दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जली हुई इस कार में शव को बाहर निकाला। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटाकर खुलवाया। इस घटना के एक बार फिर राष्ट्रीय महामार्गों पर सुरक्षा की अनदेखी और तेज रफ्तार के खतरे को उजागर किया है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।